प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 5.12 यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था और बर्नौलीज इक्वेशन के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको क्लियर किए थे। इसके साथ साथ हमने बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव किया था। अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप वो वाला लेक्चर अटेंड कीजिए, ताकि आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में अच्छे से मालूम हो। लास्ट लेक्चर में हमने बर्नौलीज इक्वेशन की जो फॉर्म डिराइव की थी वो क्या थी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखें यहां पर ये जो इक्वेशन थी हमने ये कहा था कि ये आइडियल फ्लूइड्स के लिए वैलिड है। ऐसे फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस हो, जो फ्लो करें तो उनका फ्लो स्टेडी फ्लो हो और इसके साथ साथ वो कंप्रेसिबल भी ना हो, यानी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स हो। इन शॉर्ट के आइडियल फ्लूइड के लिए ये वाली इक्वेशन क्या है, वैलिड है। अगर हम देखें तो आइडियल फ्लूइड्स की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है और यहां पर G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी तो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब है बाकी जो टर्म्स बचती हैं दैट इज प्रेशर एंड वेलोसिटी, नेक्स्ट है हाइट। तो यहां पर फिर मैं ये कह सकता हूं कि बर्नौलीज इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के साथ डील करती है और क्या बताती है कि ये वाला जो सम है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 100। क्या वैल्यू आ जाती है, 100 यूनिट्स। जस्ट सपोज करें कि 100 यूनिट्स आती है। अब यहां पर हाइट कांस्टेंट है, हाइट को हमने खुद सपोज किया हुआ है कि लेट्स से वो कांस्टेंट है। जब हाइट कांस्टेंट है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। लेट्स से वो 10 यूनिट्स है। डायनामिक प्रेशर वाली टर्म लेट्स से वो 50 यूनिट्स है। मान लीजिए 50 यूनिट्स, कांस्टेंट कितना है, 100 यूनिट्स। तो यहां पर हमें 40 और ऐड करना पड़ेगा, यानी 40 यूनिट्स क्या होगा, प्रेशर होगा। 40 प्लस 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। हाइट तो कांस्टेंट है। लेट्स से अगेन से जो हाइट वाली टर्म है जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो कर रही है, लेट्स से ये भी 10 यूनिट्स है। क्या है, 10 यूनिट्स। और यहां पे कांस्टेंट है ये 100 यूनिट्स ही रख लीजिए। अगर मैं इस टर्म को बढ़ाता हूं, यानी इस वेलोसिटी वाली टर्म को इंक्रीज करता हूं, तो यहां पर अगर ये 60 यूनिट्स हो जाता है, 60 यूनिट्स, यानी ये वाली जो टर्म है डायनामिक प्रेशर वाली टर्म, प्लस यहां पर फिर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 10 70, इसमें 30 यूनिट्स और ऐड करेंगे तो 100 यूनिट्स बन जाएंगे। अब एक और भी यहां पर लिखते हैं, यहां पे कांस्टेंट तो 100 यूनिट्स ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ये तो 100 ही रहेगा। हाइट को हमने खुद सपोज किया हुआ है कि लेट्स से वो कांस्टेंट है। जब हाइट कांस्टेंट है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। लेट्स से वो 10 यूनिट्स है। प्लस यहां पर अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं, यानी डायनामिक प्रेशर वाली टर्म अगर और बढ़ जाती है, लेट्स से वो 70 यूनिट्स हो जाती है, 70 यूनिट्स। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 20 यूनिट्स, यानी 20 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 100। तो यहां से अगर देखें, ये अगर कांस्टेंट रहना है सम, थोड़ा सा गौर करेंगे आप, अगर सम ने कांस्टेंट रहना है तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी वाली टर्म इंक्रीज करेगी वैसे वैसे प्रेशर वाली टर्म क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। यानी यहां पर ये जो वेलोसिटी वाली टर्म की वैल्यूज है, दिस डायनामिक प्रेशर की वैल्यूज, वेलोसिटी वाली टर्म की जो वैल्यूज है, ये जैसे जैसे बढ़ रही है तो साथ के साथ प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है कि इक्वेशन ये बताती है, बर्नौलीज इक्वेशन ये बताती है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
यहां पर इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। देखिए अगर मैं यहां से एयर को ब्लो करता हूं तो क्या होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहां पर फिर से देख लेते हैं। देखिए जब मैंने एयर को ब्लो किया तो ये स्ट्रिप ऊपर को उठ गई। अब ये क्यों ऊपर उठी है, क्योंकि बर्नौली सर ने कहा था कि जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब मैंने यहां से एयर को ब्लो किया तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, नीचे तो एयर स्टैटिक एयर थी, तो जब वेलोसिटी ज्यादा हुई तो बर्नौली सर के मुताबिक प्रेशर कम हो गया, यानी स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर था वो लो था, लो प्रेशर, लेकिन स्ट्रिप के नीचे तो नॉर्मल प्रेशर है जो कि ऊपर वाले से हाई होगा, तो नीचे क्या होगा, हाई प्रेशर। जब ऊपर लो है नीचे हाई है तो इसका मतलब है कि यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। देखो एक हाई है दूसरा लो है, डिफरेंस तो क्रिएट हो गया। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो पेपर स्ट्रिप है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गई। दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं, देखिए अभी भी ऊपर लिफ्ट हुई। तो यहां से फिर समझ आया कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऊपर क्यों उठी, ये मेन पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये स्ट्रिप ऊपर हुई है तो आखिर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा क्या हुआ है कि ऊपर उठी है। देखो प्रेशर क्या होता है बच्चों, P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यहां से इसका मतलब है कि जब नीचे प्रेशर हाई है तो नीचे से फिर जो फोर्स लगेगी, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, नीचे से जब प्रेशर हाई होगा तो इसका मतलब यह है कि नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी है। यहां पर अब थ्रस्ट इसके वेट से ज्यादा हुआ है जिसकी वजह से ये ऊपर को उठ गया था। तो यहां पर आपने यही पिन पॉइंट याद रखना है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, नीचे तो प्रेशर हाई है ऊपर प्रेशर लो हो जाएगा तो ऊपर को उठ जाएगी। अगर आप ये वाला पिन पॉइंट याद कर लें तो यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है एरोप्लेन विंग्स। तो इस एप्लीकेशन में हमने एक एरोप्लेन को उड़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एरोप्लेन को किस तरह से उड़ाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर आपने ये एक एरोप्लेन कंसिडर करना है। अब ये एरोप्लेन आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रा किया है। एक और डायग्राम मैं यहां पर ड्रा करूंगा, वो आपने नोट्स में ड्रा करनी है और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तब भी ड्रा करनी है, लेकिन एरोप्लेन ड्रा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि एरोप्लेन क्यों फ्लाई करता है। तो एरोप्लेन जो फ्लाई करता है उसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होता है, यानी बर्नौलीज इक्वेशन वाला जो प्रिंसिपल है ये यूज होता है। अब एक्चुअली एरोप्लेन के विंग्स को डिजाइन इस तरह से किया जाता है, जो जहाज है उसके परों को, हवाई जहाज के पर को डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि ये आराम से उड़ सके। अब यहां पर हमने समझना यह है कि इन विंग्स को किस तरह से डिजाइन किया जाता है और फिर बर्नौली सर का बताया हुआ प्रिंसिपल इन पर कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए यहां पर मैं इस विंग को इस तरह से स्लाइसेस करके एक स्लाइस यहां पे रखता हूं, जिस तरह पोटैटो के आप स्लाइस बनाते हैं, एक स्लाइस कैसा दिखता है, इसी तरह से हम इस विंग के यहां से कुछ स्लाइसेस बनाते हैं। तो मैं यहां वाला एक स्लाइस लेता हूं, मान लो वो कुछ इस पैटर्न पर आपको दिखेगा, कुछ इस पैटर्न पर आपको क्या करेगा, नजर आएगा। अब ये यहां से मैंने ये वाला पोर्शन निकाला है, एक स्लाइस मान लीजिए, इसको हम कहते हैं एरोफॉइल। स्लाइस तो मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूं, एक्चुअली साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं एरोफॉइल। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये अलाउ करता है किसी भी एरोप्लेन को कि वो आराम से हवा में उड़ सके, फ्लाई कर सके। तो पहला पॉइंट फिर क्या हो गया कि एरोप्लेन के विंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उनका डिजाइन ऐसा होता है कि वो फ्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहला सेंटेंस ये लिख दिया है, अपलिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन, कि किसी भी एरोप्लेन को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, इज ड्यू टू डिजाइन ऑफ इट्स विंग। ये क्यों उठता है, अपने विंग्स के इस डिजाइन की वजह से ऊपर को उठता है। अब एक्चुअली होता क्या है, मान लो ये एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है, ये जो यहां पर आपको जेट इंजन नजर आ रहे हैं, यहां पर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, अगर आप फिजिकल पिक्चर देखें एरोप्लेन की तब भी आपको ये नजर आएंगे। एक्चुअली ये थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये आगे मूव करता है। और आपको ये भी मालूम है एरोप्लेन पहले कुछ मूव करता है और मूव करने के बाद फिर वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है। अब एक्चुअली होता क्या है, जब ये एरोप्लेन आगे मूव करेगा तो यहां पर जो स्ट्रीम ऑफ एयर है वो पीछे मूव करेगी। मान लो हवा में बहुत तेजी से ये आगे जा रहा है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो एयर इधर मूव करेगी। तो यहां पर मैं एयर वाली लाइंस को ड्रा कर देता हूं।
इस तरह से कुछ एयर फ्लो करेगी इसके विंग्स के स्ट्रक्चर के ऊपर से, कुछ इस तरह से एयर क्या करके जाएगी, फ्लो करके जाएगी, इस तरह से फ्लो करती रहेगी। और नीचे से भी एयर फ्लो करेगी, नीचे से एयर कुछ इस पैटर्न पर ऐसे फ्लो करेगी, ये कुछ ऐसे फ्लो करेगी, यानी ये किधर मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। जो एरोप्लेन है यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट किधर है, वो इस तरफ है। और जो एयर है वो किधर मूव करेगी, वो कुछ इस तरफ मूव करेगी। इस पैटर्न पर मैं एरोज लगा देता हूं। देखो जब आप मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं तो एयर आपको किधर धकेलती है, पीछे की तरफ धकेलती है। तो यहां पर ये आगे मूव करेगा, एयर इधर मूव करेगी। तो यहां पर भी मैं एरोज ड्रा कर देता हूं इस तरह से कुछ। देखिए ये एरोज है, यानी एयर क्या कर रही है, इधर मूव कर रही है। अब यहां पर ये वाली जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये क्या है, क्लोज क्लोज है। और नीचे वाली जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो क्या है, थोड़ी दूर दूर है। जब ऊपर वाली स्ट्रीम लाइंस क्लोज क्लोज है तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर जो एयर फ्लो कर रही है वो तेजी से फ्लो कर रही है। ऊपर एयर क्या कर रही है, तेजी से फ्लो कर रही है। तो यहां पर यही लिखा है विंग्स डिजाइन डिफ्लेक्ट एयर, यानी विंग का जो डिजाइन है वो एयर को इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ क्लोजर होती हैं, यानी यहां पर एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, बहुत क्लोज क्लोज हैं। लेकिन अगर आप विंग के नीचे की तरफ देखें तो ये वाली जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये फार अपार्ट है, ये इतनी क्लोज नहीं है, ऊपर वाली ज्यादा क्लोज है। तो यही लिखा है क्लोजर स्ट्रीम लाइंस इंडिकेट द फास्टर फ्लो ऑफ एयर। ये क्लोजर लाइन ये बता रही है कि यहां से जो एयर फ्लो करके जा रही है दैट इज फास्ट, यानी ऊपर यहां से क्योंकि लाइंस क्लोजर हैं तो यहां से ये क्या करेगी, तेजी से मूव करेगी। लेकिन नीचे क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी, क्योंकि वहां पर लाइंस क्या है, फार अपार्ट है। तो यहां पर यही लिख दिया है दस एयर ट्रेवल्स फास्टर ओवर द अपर साइड ऑफ विंग कंपेयर टू द लोअर साइड ऑफ इट। यहां पर क्योंकि हमने एक विंग कंसीडर किया इसलिए अब हम विंग्स नहीं लिख रहे बल्कि विंग लिख रहे हैं, यानी इस विंग के ऊपर से जो एयर फ्लो कर रही है वो क्या कर रही है, तेजी से फ्लो कर रही है बनिस्बत नीचे वाले के, यानी ऊपर जो एयर है वो फास्ट है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, डायग्राम में भी फास्ट एयर, क्या लिख दूंगा, फास्ट एयर, और नीचे क्या लिख दूंगा, स्लो एयर। फास्ट एयर का क्या मतलब है बच्चों, फास्ट एयर का मतलब यह है कि यहां पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है। तो बर्नाली सर ने क्या कहा था कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा, तो इट्स मीन यहां पर लो प्रेशर होगा। क्या होगा, लो प्रेशर। लेकिन यहां पर क्या होगा, स्लो एयर की वजह से यहां पर हाई प्रेशर होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर। अब यही वाली डायग्राम अपनी उठाकर बना देनी है अपने नोट्स में। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो विंग है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। देखो जब नीचे प्रेशर ज्यादा है, नीचे फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है, ऊपर कम है, तो वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी विंग ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। विंग किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। यहां पर ये एरोस बना देते हैं, यानी यहां पर विंग किधर लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। ये वाले एरोस अपने बना देने हैं। तो यहां पर ये लिखा है अकॉर्डिंग टू बर्नालीज इक्वेशन, यानी बर्नालीज इक्वेशन के मुताबिक दिस हायर स्पीड रिजल्ट्स इन लोअर प्रेशर, यानी ऊपर जब स्पीड हाई होगी तो बर्नाली सर ने ये बताया था कि वहां पर प्रेशर लो हो जाएगा। जब भी स्पीड हाई होगी प्रेशर लो होगा। जब प्रेशर लो होगा विंग के टॉप पर, नीचे ज्यादा होगा, यानी नीचे प्रेशर ज्यादा है, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है, तो इस वजह से ये ऊपर लिफ्ट होगा। यानी ऊपर प्रेशर कम है, नीचे ज्यादा है। जब ऊपर कम नीचे ज्यादा है तो इट्स मीन यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो दिस प्रेशर डिफरेंस फोर्सेस द विंग अपवर्ड, ये प्रेशर डिफरेंस विंग को ऊपर की तरफ मूव कराएगा, जिसकी वजह से सारा एरोप्लेन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से फिर क्या समझ आया कि जैसे ही ये जेट इंजन स्टार्ट होंगे, थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे, एरोप्लेन आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब आगे मूव करेगा, इस तरह से आगे मूव करेगा, तो क्या होगा, एयर इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा एरोप्लेन थोड़ा तेज होता जाता है। जैसे जैसे तेज होता है तो जो एयर फ्लो कर रही है वो भी तेज होती जाती है। अब ऊपर क्योंकि एयर का फ्लो फास्ट है, यहां पर आप लिख दीजिए फास्ट मूविंग एयर। क्या लिख दीजिए, फास्ट मूविंग एयर, और यहां पर लिख दीजिए स्लो मूविंग एयर, ताकि ये सेंटेंस थोड़ा कंप्लीट लगे। फास्ट मूविंग एयर लो प्रेशर, स्लो मूविंग एयर हाई प्रेशर। तो यहां पर क्या हुआ कि जब ऊपर से एयर तेजी से मूव की, नीचे से आहिस्ता मूव की, तो ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो विंग है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। जब ये विंग ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो एरोप्लेन क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगा और फिर इस तरह से फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर हमने एक विंग कंसीडर किया है, इस विंग के ऊपर भी इसी तरह से एयर मूव कर रही है और दूसरे वाले विंग के ऊपर भी इसी तरह से मूव कर रही होती है। यहां पर फिर एरोप्लेन विंग्स वाली एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ बर्नालीज इक्वेशन है स्विंग ऑफ ए बॉल।
स्विंग ऑफ ए बॉल में किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई होती है। यहां पर ये वाली जो एप्लीकेशन है काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में ये वाली जो डायग्राम ड्रा की गई है इसमें यह दिखाया गया है कि जब एक बॉलर बॉल करवाता है और उसको स्पिन प्रोवाइड करता है, तो मान लीजिए उसने स्पिन इस तरह से प्रोवाइड किया कि बॉल ऐसे ऐसे स्पिन कर रही है इस तरह से, और मूव किधर कर रही है, इधर मूव कर रही है। जब बॉल इधर मूव करेगी तो एयर का फ्लो किधर होगा, इस तरफ होगा, इसलिए हमने स्ट्रीम लाइंस की डायरेक्शन इधर रखी है। बॉल इधर मूव कर रही है और जब बॉलर ने बॉल थ्रो की है तो उसने साथ के साथ बॉल को स्पिन प्रोवाइड किया, तो बॉल स्पिन किधर कर रही है, इधर स्पिन कर रही है, कुछ इस तरीके से। तो इस एप्लीकेशन में फिर हमने यही लिखा है, ए बॉल कर्व्स इन द एयर व्हेन इट इज थ्रोन और किक्ड विद स्पिन। देखो जब बॉल को स्पिन के साथ थ्रो किया जाएगा तो बॉल इस तरह से कर्व करेगी। यहां पर क्वेश्चन यह है कि बॉल कर्व क्यों करेगी, एक्चुअली हमने इस एप्लीकेशन में यही बात पढ़नी है। अब यहां पर आपने समझना यह है कि बॉल करवाने की एक प्रॉपर ट्रिक होती है। कोई भी बॉलर जब बॉल करवाता है वो उसको किस तरह की स्पिन प्रोवाइड करता है, तो वो स्पिन डिसाइड करती है कि बॉल इस तरह से स्विंग करेगी, इस तरह से करेगी, या फिर साइड से होकर जाएगी या इस साइड से होकर जाएगी। यहां पर ये एक्चुअली ट्रिक्स हैं बॉल करवाने की, तो इस एप्लीकेशन में आपको ट्रिक्स समझ आएंगे। इसलिए लिखा है बॉल कर्व्स इन द एयर व्हेन इट इज थ्रोन और किक्ड विद स्पिन, यानी अगर बॉल को थ्रो किया जाएगा विद स्पिन यानी स्पिन के साथ, जब बॉलर बॉल करवाएगा तो कुछ इस पैटर्न पर करवाएगा ताकि बॉल इस तरह से क्या करेगी, स्पिन करेगी। जब बॉल स्पिन करेगी और स्पिन करते हुए आगे मूव करेगी तो यहां पर ये बॉल का जो पाथ है ये कर्व्ड पाथ होगा। या तो ये केस है कि वो स्पिन के साथ उसको थ्रो करेगा। इसके अलावा एक और केस भी है, आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलर बॉल करवाने से पहले उसको हाथ में इस तरह से करता है। तो इसका क्या पर्पज है, देखिए जब वो हाथ में बॉल को इस तरीके से करता है यानी कुछ इस पैटर्न पर करता है तो बॉल एक साइड से स्मूथ हो जाती है। अब बॉल एक साइड से स्मूथ रहती है और दूसरी साइड से रफ रहती है। इसका क्या फायदा है, अगर बॉल को एक साइड से स्मूथ करते हैं और दूसरी साइड से रफ करें तो इसका फायदा क्या होता है। देखें इस केस में जिस साइड से बॉल रफ होगी वहां से एयर फास्ट मूव करेगी, जिस साइड से बॉल स्मूथ होगी वहां से एयर स्लोली मूव करेगी, और जहां से एयर फास्ट मूव करेगी वहां पर बर्नौली सर के मुताबिक प्रेशर डाउन होगा यानी प्रेशर लो होगा, और जहां से एयर स्लोली मूव करेगी वहां पर प्रेशर हाई होगा। अगर हम ऊपर रफ सरफेस मान रहे हैं, नीचे स्मूथ सरफेस मान रहे हैं, तो ऊपर एयर का फ्लो ज्यादा होगा यानी तेजी से एयर फ्लो करेगी, ऊपर प्रेशर डाउन नीचे प्रेशर हाई। जब ऐसा केस होगा तो बॉल किधर लिफ्ट करेगी, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी, क्योंकि नीचे फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है। इसलिए हमने लिखा है एयर मूव्स फास्टर ओवर द रफ साइड, यानी रफ साइड से एयर फास्ट मूव करेगी, एंड स्लोज डाउन ओवर द स्मूथर साइड, और स्मूथर साइड से वो स्लो मूव करेगी, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और बॉल ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी या फिर नीचे की तरफ लिफ्ट करेगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखिए अगर मैं रफ सरफेस को नीचे रखता हूं, रफ सरफेस को किधर रखता हूं, नीचे रखता हूं, तो इस केस में क्या होगा, नीचे से एयर तेज मूव करेगी, ऊपर स्मूथ है तो ऊपर से स्लो मूव करेगी। तो इस केस में ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, नीचे प्रेशर कम हो जाएगा। जब ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉल नीचे मूव करेगी, यानी इस तरह से बॉल जाएगी। अगर ऊपर रफ सरफेस होगी तो फिर बॉल इस तरह से जाएगी, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो बात हो गई कि अगर एक साइड रफ हो और एक साइड स्मूथ हो। यहां पर एक्चुअली आपकी बुक में दो केसेस इकट्ठे डिस्कस कर दिए गए हैं। स्पिन वाला जो कंसेप्ट है ये एक सेपरेट कंसेप्ट है, और रफ स्मूथ वाला जो कंसेप्ट है ये एक सेपरेट कंसेप्ट है, इसलिए आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। जो डायग्राम है उसमें स्पिन वाला केस डिस्कस किया गया, रफ और स्मूथ सरफेस का केस तो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपने स्पिन वाले केस को अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप दोनों केसेस को समझ लेंगे तो ये एप्लीकेशन आप आसानी से याद कर लेंगे। यहां पर अब अगर बॉलर बॉल करवाता है विद स्पिन, यानी उसको स्पिन देकर बॉल को करवाता है, तो इस केस में अगर बॉल ऐसे स्पिन कर रही है, बॉल कैसे स्पिन कर रही है, ऐसे स्पिन कर रही है और इधर मूव कर रही है, तो एयर किधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी। यहां पर जब बॉल ऐसे स्पिन कर रही है तो हमने इसके एरोस की डायरेक्शन भी इधर लगा दी, यानी बॉल ऐसे ऐसे स्पिन कर रही है। अब अगर अपर साइड आप देखें तो यहां पर जो इस बॉल की अपर साइड के साथ एयर इन कांटेक्ट है वो भी इधर मूव करेगी। देखिए जब बॉल की ऊपर वाली साइड पर डायरेक्शन इधर है स्पिन की, तो जो इसके साथ एयर इन कांटेक्ट है वो किधर मूव करेगी, बॉल के साथ जो एयर इन कांटेक्ट है वो उसको भी इधर ही मूव कराएगी। तो इट्स मीन यहां पर जो नेट वेलोसिटी होगी एयर के मूव करने की वो इस साइड पर तेज हो जाएगी। लेकिन नीचे वाली साइड को ऑब्जर्व कीजिए, जब बॉल की स्पिन की डायरेक्शन इधर है,
बाल की स्पिन की डायरेक्शन जब इधर होगी, एयर फ्लो की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगी। यानी बाल के साथ जो एयर इन कांटेक्ट है, बाल उस एयर को इधर मूव कराना चाहेगी, लेकिन फ्लो ऑफ एयर जनरली इधर है। तो इस केस में यहां पर जब एक चीज इधर मूव करेगी और आप उसको आगे से ऐसे करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मैं उस पर इधर ही फोर्स लगा देता हूं जैसे अपर केस में है, तो उसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है, मैं आगे से आकर उस पर ऐसे फोर्स लगाता हूं तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इस तरह से एयर इधर मूव कर रही है, बॉल के साथ जो एयर इन कांटेक्ट है उसने उसको इधर मूव कराया है, जिसकी वजह से यहां पर जो नेट वेलोसिटी होगी फ्लो ऑफ एयर की वो कम हो जाएगी। यानी यहां पर फास्ट एयर होगी, यहां पर स्लोअर एयर होगी नीचे वाली साइड पर। जहां पर एयर फास्ट होगी वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी एयर तेज से फ्लो करेगी। तो बर्नाली सर ने क्या कहा था, जब वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और जहां पर एयर स्लो होगी, वेलोसिटी या स्पीड कम होगी, तो वहां पर प्रेशर हाई हो जाएगा। जब नीचे प्रेशर हाई होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, तो इट्स मीन यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। नीचे प्रेशर हाई है तो इट्स मीन फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है। जब ऐसा होगा कि नीचे प्रेशर हाई होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, तो ये बॉल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। इसी वजह से हमने यहाँ पर ये एरो लगाया है और डिफ्लेक्शन फोर्स लिख दी है। यानी बॉल किधर लिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर भी यही शो किया है कि अगर बॉल इधर मूव कर रही है तो एयर इधर फ्लो करेगी, और बॉल इधर ऐसे ऐसे स्पिन कर रही है तो इस केस में बॉल ऊपर की तरफ उठेगी। साथ के साथ नोट्स में भी यही पॉइंट लिख दिया है, फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। यानी यहां से एयर फास्ट मूव करेगी, वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये किसने बताया है, बर्नालीज इक्वेशन में। व्हाइल स्लो मूविंग एयर क्रिएट्स अ हायर प्रेशर, जहां से एयर स्लो मूव करेगी वहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, एक तरफ प्रेशर हाई एक तरफ लो। जब नीचे प्रेशर हाई होगा और ऊपर प्रेशर लो होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। नीचे प्रेशर हाई होने का क्या मतलब है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा हो गया, अब थ्रस्ट यहां पर ज्यादा है। जब अब थ्रस्ट यहां पर ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन फोर्स किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। इसी वजह से हमने यहां पर लिख दिया, द प्रेशर डिफरेंस जनरेट्स साइडवेज फोर्स। यानी प्रेशर डिफरेंस साइडवेज फोर्स को जनरेट करता है। और ये जो इसका लिफ्टिंग वाला इफेक्ट है, यानी इस तरह का कर्व्ड पाथ फॉलो करके ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई है बॉल, दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। और मैग्नस इफेक्ट एक्चुअली यही है कि जब बॉल स्पिन करेगी, स्पिन करने की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी बॉल मूव कर रही है और साथ के साथ स्पिन कर रही है, तो उसके स्पिन करने की वजह से प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसकी वजह से बॉल लिफ्ट होती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी, नीचे की तरफ लिफ्ट होगी, डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्शन ऑफ स्पिन। जब वो स्पिन करने की वजह से ऊपर या नीचे डिफ्लेक्ट होगी, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस एक्चुअली एक फिजिस्ट थे जिन्होंने ये इफेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उन्हीं के नाम से इसको याद किया जाता है, मैग्नस इफेक्ट। अब यहां पर आपने जो मेजर पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो रफ और स्मूथ सरफेस वाली बात है, इट्स अ सेपरेट कंसेप्ट, और ये जो स्पिनिंग वाला कंसेप्ट है ये सेपरेट है। मैग्नस इफेक्ट जो है ये स्पिनिंग ऑफ बॉल से रिलेटेड है। अगर आपको पेपर में कहा जाए व्हाट इज मैग्नस इफेक्ट, तो आपने क्या करना है कि यहां से रफ और स्मूथ वाली सारी कहानी अंदर से निकाल देनी है। फिर आपने लिखना है इस तरह से, अ बॉल कर्व्स इन द एयर व्हेन इट इज थ्रोन और किक्ड विद स्पिन। यहां तक लिखना है, स्मूथ रफ वाली बात निकाल दे। ये जो स्मूथ और रफ वाला कंसेप्ट है ये बिल्कुल एक सेपरेट कंसेप्ट है, इसका मैग्नस इफेक्ट के साथ कोई तलक नहीं है। यहां पर आपने इतना लिखना है, अगर मैग्नस इफेक्ट आ जाए, यहां पर स्पिन तक लिखने के बाद आपने ये डायग्राम ड्रा कर देनी है, और इस डायग्राम के नीचे आपने एक सेंटेंस लिख देना है किस तरीके से, द बॉल इज स्पिनिंग सच दैट द एयर इज मूविंग फास्टर अबव द बॉल एंड एयर इज मूविंग स्लोअर बिलो द बॉल। यानी यहां पर नीचे एयर का फ्लो क्या है, स्लो है, और ऊपर क्या है, फास्ट है। और उसके बाद आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है, फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर व्हाइल स्लो मूविंग एयर क्रिएट्स हायर प्रेशर, और फिर नीचे इस तरह से यहां तक सारे का सारा लिख देना है। और अगर आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ बर्नौलीज इक्वेशन इज यूज्ड इन स्विंग ऑफ ए बॉल, तो फिर आपने डायरेक्टली ये उठा के लिख देना है जो कि बुक पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर सेपरेटली मैग्नस इफेक्ट आए तो फिर आपने उसको इस पैटर्न पर लिखना है जिस तरह के आपको समझाया है। तो यहां पर ये सेकंड एप्लीकेशन भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है फिल्टर पंप। तो फिल्टर पंप में किस तरह से बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यहां पर ये आपको फिल्टर पंप का एक स्केच नजर आ रहा है, दिस इज फिल्टर पंप। फिल्टर पंप में यहां पर ये एक कंस्ट्रिक्शन है। कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि यहां पर ये नैरो पाथ है, यानी यहां पर आके एरिया कम हो जाता है। अब इस ट्यूब को वाटर टैप के साथ अटैच किया जाता है, यानी पानी वाली टूटी के साथ अटैच किया जाता है। जब आप वाटर टैप को ओपन करते हैं तो वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं।
वाटर इसमें आता है और यहां पर जब इस कंस्ट्रिक्शन से पास करता है, यानी एरिया यहां पर कम हो गया है। जब एरिया कम होगा तो यहां पर वाटर हाई स्पीड के साथ निकलेगा, क्योंकि एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, एवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ फ्लो को कांस्टेंट रखने के लिए जब यहां पर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी लाजमी तौर पर बढ़ेगी। और बर्नौली सर ये कहते हैं कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होना चाहिए। यहां पर जब वेलोसिटी बढ़ी है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर जो एयर है वो तो नॉर्मल प्रेशर पर है, यानी यहां से एयर फिर इनवर्ड फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। यहां पर प्रेशर कम हुआ है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है। एयर कहां से आएगी, हाई प्रेशर वाली साइड से लो प्रेशर वाली साइड की तरफ, यानी एयर यहां पर आके वाटर में मिक्स होगी और वाटर के साथ ही एक्सपेल हो जाएगी। इन शॉर्ट के यहां पर अगर आप कोई फ्लास्क वगैरह अटैच कर दें तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहां पर फिर हमने फिल्टर पंप की इसी कहानी को इंग्लिश में उठाकर लिख दिया है। अब फिल्टर पंप हैज अ कंस्ट्रिक्शन एट इट्स सेंटर। फिल्टर पंप में क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है, यानी यहां पर आके एरिया नैरो हो जाता है। दिस इज कंस्ट्रिक्शन, ये जो नैरो हुआ है यहां से, दिस इज कंस्ट्रिक्शन। A jet of water from a tap flows faster through this constriction, यानी जब आप वाटर टैप को ओपन करेंगे वाटर फ्लो करता हुआ इसमें आएगा जब इस कंस्ट्रिक्शन से पास करेगा, क्योंकि एरिया नैरो है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया नैरो होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। दिस इंक्रीज्ड स्पीड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। जब यहां से वाटर की स्पीड इंक्रीज करेगी तो बर्नौली सर ये कहते हैं कि प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए। इसी वजह से हम यहां पर कह रहे हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज हो रहा है, बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इंक्रीज प्रेशर कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा नियर द कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, स्पीड ज्यादा हुई है। दिस प्रेशर ड्रॉप कॉजेज एयर टू फ्लो इन फ्रॉम ए साइड ट्यूब कनेक्टेड टू द सिस्टम, यानी ये जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है इसकी वजह से यहां पर जो एयर है उसको ये अंदर की तरफ खींचेगा, क्योंकि यहां पर नॉर्मल प्रेशर पर एयर प्रेजेंट है और यहां पर प्रेशर कम है, तो क्या होगा कि हाई प्रेशर वाली साइड से एयर लो प्रेशर वाली साइड पर आएगी, यानी इस तरफ क्या करेगी, फ्लो करेगी। द मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर, और यहां पर फिर एयर और वाटर मिक्स हो जाते हैं। जब एयर और वाटर मिक्स होते हैं तो फिर निचली साइड से एक्सपेल हो जाते हैं, यहां से बाहर निकल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इस फिल्टर पंप का यूज क्या है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है। इसको यूजुअली हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। आपने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में एक नाम पढ़ा होगा, सक्शन फिल्ट्रेशन। तो दिस इज दी प्रोसेस ऑफ सक्शन फिल्ट्रेशन। यहां पर क्या कर दिया जाता है, एक फ्लास्क को अटैच कर दिया जाता है इस जगह पर। जब यहां से वाटर तेजी से फ्लो करता है, प्रेशर लो हो जाता है, यहां पर जो फ्लास्क में एयर होती है वो वाटर के साथ आके मिलके एक्सपेल हो जाती है। तो इन शॉर्ट कि इस फ्लास्क में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन। तो यहां से फिर फिल्टर करने में बहुत सारी हेल्प हो जाती है और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इजी हो जाता है। यहां तक तो थी ये थर्ड एप्लीकेशन फिल्टर पंप। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट यूज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर में किस तरह से बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यहां पर ये आपको एक सेटअप नजर आ रहा है जिसमें ये एक वेंचुरी डक्ट है, यानी वेंचुरी ट्यूब है, और यहां पर ये आपको एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है जिसमें गैसोलीन या पेट्रोल वगैरह प्रेजेंट है। अब ये जो वेंचुरी डक्ट है ये यहां से वाइड है, यहां से नैरो है, इसलिए इसको वेंचुरी डक्ट कहते हैं। वेंचुरी एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको मुतारिफ कराया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। यहां पर एरिया ज्यादा है, दरमियान से आकर ये नैरो हो जाती है, यानी एरिया रिड्यूस हो जाता है। जब एयर यहां से फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करके जाएगी, यहां पर एरिया ज्यादा है, यहां पर आके एरिया कम हो गए। जब एरिया कम होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि रेट ऑफ फ्लो को कांस्टेंट रखने के लिए वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि उस रीजन में प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। लिहाजा हमने यहां पर लो प्रेशर लिखा है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है तो ये लो प्रेशर रीजन है। देन यहां पर जब ये लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा तो इसमें यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें कोई भी गैसोलीन वगैरह या फिर पेट्रोल प्रेजेंट है। यहां से फिर क्या होगा, जब प्रेशर लो होगा, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर लो है, तो यहां से ये जो गैसोलीन या पेट्रोल वगैरह है ये फ्लो करके इसमें जाएगा। जब इधर जाएगा तो क्या होगा कि ये एयर के साथ मिक्स होगा, स्ट्रीम ऑफ एयर के साथ पेट्रोल मिक्स हो जाएगा और एक प्रॉपर मिक्सचर बनेगा जिसको हम कहते हैं कंबस्टिबल मिक्सचर।
तो यही बात हमने यहां पर उठा के लिख दी है, अ कार्बोरेटर यूजेस अ वेंचुरी डक्ट। यहां पर ये आपको वेंचुरी डक्ट नजर आ रही है, दिस इज वेंचुरी डक्ट। वेंचुरी डक्ट एक्चुअली क्या है कि यहां से वाइड, यहां से नैरो, यहां से फिर वाइड, दिस इज वेंचुरी डक्ट। क्योंकि इसको वेंचुरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए हम इसको वेंचुरी डक्ट कहते हैं। टू सप्लाई द करेक्ट एयर पेट्रोल मिक्सचर टू द इंजन सिलेंडर्स। देखिए यहां पर नीचे इंजन के सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि जब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर उन सिलेंडर में जाएगा तो वहां पर फिर प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है, इसको हम आगे चलकर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोटरसाइकिल का इंजन कैसे वर्क करता है, जो पेट्रोल इंजन है वहां पर एक्चुअली उसको कंप्रेस किया जाता है। मजीद जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर यहां से निकल के सिलेंडर में जाता है वहां पर उसको कंप्रेस किया जाता है और फिर स्पार्क प्लग के जरिए उसको इग्नाइट किया जाता है और फिर फर्दर प्रोसेस चलता है जिससे वो इंजन काम करना स्टार्ट करता है। यहां पर हमने ये देखना है कि किस तरह से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर प्रिपेयर होता है। एक्चुअली जो कार्बोरेटर वाली एप्लीकेशन है उसमें मेन हमारा गोल ही ये है, हमने ये स्टडी करना है कि किस तरह से वो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर प्रिपेयर होता है। तो ये एक वेंचुरी डक्ट है, कार्बोरेटर यूजेस द वेंचुरी डक्ट टू सप्लाई द करेक्ट एयर पेट्रोल मिक्सचर। यहां से क्योंकि पेट्रोल भी मिल जाएगा, एयर और पेट्रोल मिक्स होकर यहां से निकलेंगे। एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट एंड इनटू ए पाइप लीडिंग टू द सिलेंडर्स। देखो एयर इस डक्ट से निकलती है, जब ड्रा की जाती है तो यहाँ पे सिलेंडर्स होते हैं जिनमें ये एयर जाती है। A tiny inlet at the side of the duct is supplied with petrol। अब यहाँ पर this is the tiny inlet, इसको हम कह रहे हैं tiny inlet, यानी एक छोटा सा इनलेट है जहां से ये उसमें दाखिल होगा। ये आपकी बुक में गैस लिखा हुआ है, इससे मुराद गैसोलीन या पेट्रोल वगैरह है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रेशर लो है तो इसमें जो गैस है वो किधर मूव करेगी, या फिर जो पेट्रोल है वो हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में जाएगा। यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है यानी हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर का क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से पेट्रोल उधर जाना स्टार्ट कर देगा और वहां पे ऑलरेडी बहुत तेजी से एयर मूव कर रही है। अब जब पेट्रोल भी उसमें एंटर होगा तो एयर और पेट्रोल मिक्स होकर यहां से निकलेंगे। यही बात हमने लिख दी है, अ टाइनी इनलेट एट साइड ऑफ द डक्ट इज सप्लाइड विद पेट्रोल, यानी इसमें पेट्रोल होता है। द फास्ट मूविंग एयर थ्रू द डक्ट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। यहां से क्योंकि एयर फास्ट मूव करेगी, एरिया कम है, एरिया कम है, एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब एयर तेजी से फ्लो करेगी तो बर्नौली सर ने कहा था कि वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर कम हुआ है, यहाँ पर प्रेशर हाई था, इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया पेट्रोल ने। दिस लो प्रेशर ड्रॉज पेट्रोल वेपर इनटू द एयर स्ट्रीम, यानी यहाँ पर जब लो प्रेशर है तो यहाँ से पेट्रोल मूव करके इधर जा रहा है और एयर में मिक्स हो रहा है। एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर तैयार हुआ है इसको हम कहते हैं कंबस्टिबल मिक्सचर। एयर स्ट्रीम क्रिएटिंग दी कंबस्टिबल मिक्सचर। अब ये जो कंबस्टिबल मिक्सचर है ये आगे चलकर सिलेंडर्स में जाता है जिनका हमने यहाँ पर जिक्र किया था। उन सिलेंडर्स में फिर पिस्टन्स अटैच होते हैं, वहां पर उसको कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद स्पार्क प्लग के जरिए उसको इग्नाइट किया जाता है और वहां से फिर इंजन वर्किंग स्टार्ट कर देता है। यहां तक थी एप्लीकेशन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है पेंट स्प्रेयर। तो पेंट स्प्रेयर में किस तरह से बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होता है, यहां पर आपने ये तो देखा हुआ ही है, इसको क्या कहते हैं कमेंट्स में ये आपने मुझे बताना है कि इसको कहते क्या है। लेकिन यहां पर जो भी इसको कहते हैं इसको मैं ओपन करता हूं और इसमें यहां पर थोड़ी सी इंक डालते हैं, इसमें यहां पर ये वाली इंक ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा कलरफुल हो जाए और देखने में आसानी हो। यहां पर ये वाली इंक ऐड कर देते हैं, अभी देखिएगा ये इंक ऐड हो रही है। तो अब ये वाला वाटर भी ब्लू ब्लू हो चुका है। अब इसमें मैं यहां पर इसको दोबारा से अटैच कर देता हूं। अब यहां पर आपने ऑब्जर्व करना है, जब मैं इसको यहां से प्रेस करूंगा, देखिए जब मैं प्रेस करूंगा तो इसके नीचे यहां पर एक पिस्टन अटैच्ड है। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि एयर जो है वो फ्लो करेगी। किधर फ्लो करेगी, देखिए यहां पर एयर यहां से फ्लो करके जाएगी किधर, इधर हाई स्पीड के साथ यहां पर फ्लो करेगी। जब इस वाले पाइप के ऊपर से हाई स्पीड के साथ एयर फ्लो करेगी तो क्या होगा कि ऊपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। यहां पर बॉटल में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है, तो यहां से क्या होगा कि ऊपर जब लो प्रेशर है तो ये वाटर ऊपर की तरफ उठेगा। जब अंदर हाई प्रेशर है ऊपर लो प्रेशर है तो वाटर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ ट्यूब में उठेगा। और यहां पर ऑलरेडी एयर की स्पीड हाई है तो यहां पर क्या होगा कि एयर और ये वाला जो वाटर है वो मिक्स हो जाएंगे और फिर यहां से एक स्प्रे या मिस्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहां पर जरा आप इसको पहले क्लियरली ऑब्जर्व करें। जब मैं इसको प्रेस करूंगा आपने देखना ये है
कि इस पाइप में से किस तरह से ब्लू वाला वाटर ऊपर चढ़ता है, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। अभी देखिए चढ़ रहा है ऊपर, तो ये यहां पर ये स्प्रे देखिए इस पेपर के ऊपर आ रहा है। देखिए ये सारे का सारा पेपर गीला हो चुका है। यहां पर अब हमने देखना ये है कि किस तरह से ये लिक्विड इस पाइप में राइज हुआ है, यहां से बाहर निकला है तो प्रॉपर स्प्रे की फॉर्म में निकला है। तो इसका आंसर हमें बर्नौलीज इक्वेशन से मिलता है। इसी वजह से यहां पर हमने पेंट स्प्रेयर को एज ए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन लिखा है। यहां पर ये एक कंटेनर है जिसमें ये पेंट या कोई भी परफ्यूम वगैरह है, ये जो आपको रेड कलर से नजर आ रहा है। आपने इस तरह से करना है कि इसको लेड पेंसिल से शेड कर देना ताकि ये डॉट्स ना नजर आए। यहां पर मैंने ये डॉट्स जस्ट विजुअलाइज करने के लिए बनाए हैं कि ये कोई भी पेंट या परफ्यूम वगैरह प्रेजेंट है। अब एक्चुअली यहां पर होगा क्या, यहां पर कोई रबर बॉल है जिस तरह के बाज एटोमाइजर्स में होता है। जब आप उसको स्क्वीज करते हैं तो क्या करता है, एयर अंदर जाएगी। रबर बॉल को जब स्क्वीज करेंगे तो एयर इधर जाएगी। जब एयर अंदर जाएगी तो क्या होगा, यहां पर ये पाथ नैरोअर है यानी एरिया कम है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी यानी स्पीड ऑफ एयर यहां पे बढ़ जाएगी। यहां पर देखिए एरिया कम हो रहा है, ऐसे कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, यानी यहां पर क्या होगा, स्पीड ऑफ एयर बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो बर्नौली सर ये कहते हैं कि वहां पर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसके बरक्स आप यहां पर देखें, ये जो एयर है कुछ फ्लो करके यहां पर भी आएगी। यहां से तो ये पाथ नैरोअर है लेकिन यहां पर आके तो फिर वाइड हो जाता है। जब वाइड है, एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर यहां पर इट्स मीन ज्यादा है, यानी इस कंटेनर में यहां पर प्रेशर अच्छा खासा ज्यादा है और इसकी बनस्पत यहां पर एरिया कम है। एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी एयर की ज्यादा होगी तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी यहां पर प्रेशर कम है, यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। जब यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, तो ये लिक्विड इस ट्यूब में ऊपर राइज करेगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां से ये लिक्विड किधर राइज करेगा, ऊपर राइज करेगा। कोई भी पेंट वगैरह या फिर परफ्यूम वगैरह होगा, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वो किधर राइज करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। जब ऊपर राइज करेगा तो यहां पर ऑलरेडी एयर हाई स्पीड के साथ फ्लो कर रही है यहां से, क्योंकि यहां पर एरिया कम है, एयर हाई स्पीड के साथ फ्लो कर रही है और ये जो फ्लूइड है ये एयर में जाकर मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स होगा तो यहां पर इस नोजल के पास से जो एरिया है वो बहुत कम है, यानी यहां पर फिर जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो हाई स्पीड के साथ ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा, एक प्रॉपर एयर और परफ्यूम या पेंट का मिक्सचर निकलेगा, एक प्रॉपर मिक्स निकलेगा जिसको हम क्या करें, स्प्रे। तो यहां पर यही वाली कहानी उठा के लिख दी है, जस्ट थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखा है। अ स्ट्रीम ऑफ एयर पासिंग ओवर ए ट्यूब, एक स्ट्रीम ऑफ एयर पास कर रही है इस ट्यूब में से और इस ट्यूब के साथ अटैच ट्यूब इसमें डिप्ड है, तो इसी वजह से लिखा है डिप्ड इन अ लिक्विड विल कॉज द लिक्विड टू राइज इन दैट ट्यूब। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लिक्विड पेंट या परफ्यूम वगैरह है ये इस ट्यूब में राइज करेगा। यहां तक आपको समझ आ गया, जस्ट वही कहानी उठा के यहां पर लिखी है। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन परफ्यूम बॉटल्स एंड पेंट स्प्रेयर्स। ये इफेक्ट किधर यूज होता है, परफ्यूम बॉटल्स में। परफ्यूम बॉटल में आप जब ऊपर से प्रेस करते हैं तो परफ्यूम किस तरह से निकलता है, प्रॉपर स्प्रे की फॉर्म में निकलता है। तो वहां पर यही कुछ हो रहा होता है। When the rubber bulb of an atomizer is squeezed, जिस तरह वो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला होता है ना, उसके अंदर जो रबर बल्ब लगा होता है, इसी तरह का रबर बल्ब कुछ एटोमाइजर्स में भी होता है। यहां से जब उसको हम प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो क्या करती है कि वहां से एयर निकलती है, एक स्ट्रीम ऑफ एयर। जब स्ट्रीम ऑफ एयर यहां से निकलेगी, यहां पर आगे जाके एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहां से ये लिखा है एयर इज फोर्स थ्रू अ ट्यूब एंड रशेस आउट ऑफ ए नैरो अपर्चर, यानी वो क्या करता है कि एयर को फोर्स करता है इस ट्यूब में, यहां पर फिर एयर आगे मूव करती है। दिस इज नैरो अपर्चर, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज नैरो अपर्चर, यानी यहां पर जब पहुंचती है तो उसकी स्पीड हाई हो जाती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि यहां पर एरिया कम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। दिस हाई स्पीड एयर फ्लो कॉजेज अ फॉल इन प्रेशर, जब यहां पर एयर हाई स्पीड से मूव करेगी तो बर्नौली सर ये कहते हैं कि जब एयर हाई स्पीड से मूव करेगी तो उस रीजन में जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, क्योंकि हाई वेलोसिटी लो प्रेशर। ऑलरेडी मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं। तो यहां पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फॉल इन प्रेशर एट द अपर्चर, इस अपर्चर पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जब यहां पर प्रेशर ड्रॉप होगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट होगा,
क्योंकि यहाँ पर देखें ये एयर इधर भी फ्लो कर रही है। आप सोच रहे होंगे सर ये भी तो नैरो है, यहाँ पर भी एयर हाई स्पीड से मूव करेगी। देखो हाई स्पीड से मूव तो करेगी, लेकिन यहाँ पे आके खुला भी तो हो गया है। यहाँ पर आके अगेन से जो वेलोसिटी है वो लो हो जाएगी, क्योंकि एरिया अच्छा खासा है। जब वेलोसिटी लो होगी तो यहाँ पर इट्स मीन जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर हमने डाउन एरो शो किया कि यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर है। जब हायर प्रेशर होगा इसमें तो फिर क्या होगा कि ये लिक्विड इस ट्यूब में राइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है। याद रखें जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली साइड पे मूव करता है। यहाँ पर प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर प्रेशर लो होगा, तो हाई से लो वाली साइड पे क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। द हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर देन पुशेस, हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, पुश करेगा इस लिक्विड को, यानी लिक्विड परफ्यूम या फिर पेंट को अप इन द ट्यूब, इस ट्यूब में ऊपर की तरफ, एंड इन टू द एयर स्ट्रीम, और यहां से एयर ऑलरेडी फास्ट मूव कर रही है। तो यहां से जब लिक्विड ऊपर जाएगा तो वो लिक्विड एयर स्ट्रीम के साथ मिक्स हो जाएगा, और फिर यहां से क्योंकि नोजल का जो एरिया है वो बहुत कम है तो यहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी हाई स्पीड से बाहर निकलेगा, एक प्रॉपर स्प्रे की फॉर्म में निकलेगा। अब यहां पर हमने ये जो 5 यूजेस पढ़े बर्नौलीज इक्वेशन के, यही एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन भी हैं। इनको यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं और एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। बाकी यहाँ पर 2 यूजेस रह जाते हैं, वेंचुरी रिलेशन और टॉर्सलीज थ्योरम, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में चलकर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने 5 मेजर यूजेस पढ़े हैं, जिनमें से सबसे पहला क्या था, एरोप्लेन विंग्स थे, उसके बाद स्विंग ऑफ ए बॉल, देन फिल्टर पंप, कार्बोरेटर, पेंट स्प्रेयर। उम्मीद है कि तमाम एप्लीकेशंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अगर वाकई समझ आ चुकी हैं तो कमेंट करके बताएं। फाइनली आज का लेक्चर यहां पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।